बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है ई कॉमर्स का, जिसमें हम ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। और इसका ये तीसरा सेशन है। और इस तीसरे सेशन का जो आज की मेन टॉपिक है वो है स्टोर सेटअप करते हुए और कैटलॉग बनाते हुए प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी। सेल्स ड्रिवन ऑनलाइन स्टोर, एक ऐसा स्टोर बनाना। कल के सेशन में, सेशन 2 के अंदर हमने लेइंग द डिजिटल फाउंडेशन की बात की, जिसके अंदर उसके पैरामीटर्स को हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। 11 चीज़ें हैं जब हम डिजिटल फाउंडेशन डालेंगे तो वो हमें उसका ख्याल रखना है, ठीक है। उसके साथ फिर हमने देखा कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में या अपनी नीश से मुतालिक ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, बल्कि हमें लोगों को अपनी प्रोडक्ट की कहानी सुनानी है। कल के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें ब्रांड पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और ब्रांडिंग के 4 कोर एलिमेंट्स हैं। उसमें स्टोरी टेलिंग है, उसके अंदर ब्रांडिंग है, उसका नाम है, उसका स्लोगन है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म के अतबार से हमने ये कहा कि जब आप डिसीजन बनाने लगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, बिजनेस मॉडल के का जो हमने डिसीजन मेकिंग करनी थी, वो सेशन 1 वाली वीडियो अगर आप देखें तो उसमें है कि आपको B2B बेचना है, B2C बेचना है, C2B बेचना है, ठीक है, C2C बेचना है। ये उसमें है। 2 के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से मॉडल पे जाना है। अब हमें सेशन 2 के अंदर ये डिसाइड करना था कि हमें ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए। हमें शॉपिफाई पे सेल करना है, या हम वू कॉमर्स लें, या हम मैजेंटो लें, या और कौन सी हम सर्विसेज पे जाएं। लेट्स से हमने शॉपिफाई एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तय कर लिया कि हमें उस पे जाना है। द फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला तासुर बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में हो। प्रोडक्ट पे तो वो बाद में आएगा ना, पहले कहाँ आएगा? स्टोर पे आएगा। योर होम पेज इज लाइक योर शॉप फर्स्ट डोर, योर शॉप फर्स्ट एलिवेशन। कोई दुकान बनाते हैं, आपने नॉर्मली कुछ देखा होगा, हमारी सराउंडिंग्स में बिजनेसेस चल रहे हैं, वो अपने बिजनेस की जो ऑफलाइन एग्जिस्टेंस फिजिकल स्टोर बनाते हैं, उसके फ्रंट एलिवेशन पे काम करते नहीं करते हैं। दुकान खोलने के लिए आपको सिंपल एक रैक चाहिए बाहर, वो रैक बाहर निकालें रोजाना, और बहुत सारी दुकानें हमारे मोहल्ले के अंदर। लेकिन हम तो इस कॉन्सेप्ट से बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बिजनेस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें ब्रांड बिल्ड करना है। क्योंकि हमें ऑफलाइन तो काम ही नहीं करना, हमें क्या करना है? ऑनलाइन काम करना है। तो ब्रांडिंग इज योर लोकेशन। हमारा होम पेज, हमारा लैंडिंग पेज, हमारा फर्स्ट पेज वो कैसा है, ठीक है। फिजिकल शॉप के फ्रंट एलिवेशन दोनों बेकरी है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको एप्पल का स्टोर दिखाऊं, लेकिन एप्पल के स्टोर को हम रिलेट नहीं कर सकते। तो बेकरी में देखें, लेफ्ट वाली ये जो बेकरी है, इनको इसकी क्या जरूरत पड़ी इतना काम करने की? तो ये भी हो सकती थी असगर बेकरी। ब्रांड कौन सा बनेगा? इन दो इमेजेस का यहाँ पे दिखाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जब हम ऑनलाइन काम करेंगे तो हम ब्रांडिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मैंने कल भी कहा था। और ब्रांडिंग इज योर लोकेशन, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ब्रांडिंग इज माई लोकेशन, माई बिजनेस लोकेशन इज ब्रांडिंग। वन माई कस्टमर क्लिक्स ऑन माई बिजनेस, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जब वो क्लिक करेगा, वो मेरे फिजिकल लोकेशन पे आ गया, यानी मेरे बिजनेस पे आ गया। फिर मेरा होम पेज कैसा दिख रहा है? ब्रांडिंग की कोर एलिमेंट्स में कल बात हुई थी, स्केलेबल ग्राफिक्स, लोगो, कंसिस्टेंट, बहुत सारी चीजें। इसमें किसी भी ब्रांड के नीचे नाम नहीं लिखा हुआ, और ये सारे ब्रांड शायद पाकिस्तान में है भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद इनकी ब्रांडिंग इतनी कंसिस्टेंट है कि बचपन से लेकर 55 तक टोयोटा का लोगो चेंज देखा आपने? ये कंसिस्टेंसी है। नई से नई गाड़ी आ जाए, टोयोटा का लोगो चेंज हो रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, हर साल लोगो चेंज हो रहा है, ब्रांड चेंज कर रहे हैं, होंडा का, किसी और ब्रांड का। तो आपके ब्रांड की जो ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट में थी कि हमारी टोन वॉइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इतनी रिपीटेशन, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर कहीं नाम लिखा हुआ भी ना हो, सिर्फ निशान बना हुआ हो, तो हम क्या समझ जाएं? इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल एंड कंसिस्टेंट। इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने देखा मैं फौरन पहचान। कितनी कमाल की बात है कि जब भी टोयोटा का लोगो किसी ने डिजाइन किया होगा, इतनी दूरंदेशी के साथ किया, आउटडेटेड नहीं है, और लगता है तो कमाल का लगता है। मेरा होम पेज क्या है? मेरे स्टोर का फ्रंट एलिवेशन। तो ये होम पेज है दराज का। दराज के होम पेज पर मेरे होम पेज के जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जिनका मुझे बहुत ख्याल रखना है। अब हम उन एलिमेंट्स की बात है कि जब हम होम पेज बनाएंगे तो उस होम पेज के मेजर एलिमेंट्स कौन? तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे होम पेज का हीरो सेक्शन कैसा। हीरो सेक्शन से मुराद, तो हीरो सेक्शन में क्या आ रही है? हाई क्वालिटी बैनर इमेज विद योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और सीजनल ऑफर। हाई क्वालिटी बैनर इमेज आएगी। ये नहीं कभी सोचा है कि एक कपड़ा है जो कि कोई मोहल्ले में डिजाइन कर रहा है, हमारा जो बचपन का टेलर है वो डिजाइन कर रहा है, और एक कोई फैशन डिजाइनर डिजाइन कर रहा है। तो इन दोनों के कपड़ों में, वो जो टेलर डिजाइन कर रहा है वो 1500 रुपये ही ले रहा है, जो डिजाइनर डिजाइन कर रहा है वो कपड़ा तो आपका है, सब कुछ है, वो डिजाइनर के पता नहीं कितने डिजाइन के पैसे ले रहा है। तो डिजाइनर सूट, और अगर कोई वो एक्सक्लूसिव बना के देता है जो सिर्फ मेरे लिए है, तो हमारे होम पेज पे जब भी कोई चीज हम
अपने ब्रांड से मुतालिक कोई भी चीज़ बनाएंगे तो एक एक चीज़ में हम ऐसे ही टाइम लगाएंगे और ऐसे ही स्ट्रैटेजी लगाएंगे और उतना ही यानी हमारा इनपुट होना चाहिए जिससे हमारी हर चीज़ में एक सेंस नज़र आए कि ये किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, सिर्फ ग्राफिक्स नहीं हो। और ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि पहले होता था कि वेबसाइट बनती थी तो उस वेबसाइट के अंदर आप गूगल से इमेजेस उठाकर आप लगा देते थे, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और आजकल ये होता है कि आपने बस एक प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उससे आपने एआई जनरेटेड इमेज कोई भी जनरेट करके लगा दी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप एआई को भी यूज़ कर रहे हैं तो एआई को अपने ब्रांड से यानी रिलेट करके हमें इस्तेमाल करना है। और वो इंशाल्लाह हम जब हम एआई से इमेजेस जनरेट करेंगे तो हम उसको देखेंगे। वो सारी चीज़ें हार्ड स्किल्स की हैं। तो अभी मेरा जो टॉपिक है और जो एक थीम है वो ये है कि ई कॉमर्स से मुतालिक हम में इक्विप्ड होना है सॉफ्ट स्किल्स से, ताकि जब हार्ड स्किल्स पे करने जाएं, जब वो हथौड़ी आरी वगैरह इस्तेमाल करें तो हमारे सामने कुछ कुछ दिमाग में हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ जी हमें ऐसे करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, होम पेज के कोर एलिमेंट्स। अब ये ब्रांडिंग के कोर एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं या होम पेज के? होम पेज के कोर कोर एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट क्या है? Etsy.com है। ये भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है। इसके अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स डिजिटल होती हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अमेरिका में नहीं हैं और आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ से एक्सपोर्ट मुश्किल है तो वहाँ पे आप होम मेड, हैंडमेड, ये ज़्यादातर जो चीज़ें इस पर सेल होती हैं वो हैंडमेड होती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजर्स, प्लानर्स, ई बुक्स, वर्क बुक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आपने बनाई हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं, तो आप वो बेच सकते हैं। पहला कोर एलिमेंट होम पेज का क्या है? हीरो सेक्शन। दूसरा कोर एलिमेंट क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर आप देखें, ये इंटरवुड फर्नीचर की कंपनी है, ये इनका ई कॉमर्स का ई स्टोर है। इस ई स्टोर पर इन्होंने इमेजेस हाई क्वालिटी इस्तेमाल किए हैं, तो ये बिल्कुल मैच हो गया। हीरो सेक्शन इनका हीरो लग रहा है या नहीं लग रहा है? बैनर्स अच्छा लग रहा है? लग रहा है। ये क्या चीज़ है? ये है वैल्यू प्रोपोजिशन, या अपनी कैटेगरीज के एतबार से आपने बैनर्स बना दिया। एक नीश है, उस नीश की कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन बना ली। तो होम पेज के कोर एलिमेंट में एक चीज क्या हो गई? मेन बैनर हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई? वैल्यू प्रोपोजिशन, ट्रस्ट सिग्नल्स। हमारा कस्टमर जब हमारे स्टोर पे आए तो उसको ट्रस्ट एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। उसको पता चले कि हाँ ये कंपनी है, कंपनी की इंफॉर्मेशन के अंदर अगर वो ये देखना चाहे कि बेच कौन रहा है तो अबाउट अस मौजूद है। उमूमी तौर पर जो ब्रोशर वेबसाइट्स होती हैं इदारों की, उसमें अबाउट अस सामने ही लिखा होता है। ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर या जो सेलर्स टाइप की चीज़ होती है शॉपिफाई पे, या आप ई कॉमर्स पे कोई ई स्टोर बना रहे हैं, तो उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेलर से मुतालिक है वो नीचे वाले सेक्शन में होता है, राइट, जिसको आप फुटर सेक्शन कहते हैं। तो फुटर के अंदर एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो एक कॉलम के अंदर इन्होंने देखें अबाउट अस, स्टोर लोकेटर, प्रोडक्ट कैटलॉग, ब्लॉग, पेमेंट, शिपिंग, सारी चीजें एक ही जगह मौजूद हैं। मुझे अलग अलग नहीं जाना पड़ रहा। ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज है कि उसको सब कुछ जो जो उसके अ, यानी उसके उसके जहन में सवाल हो सकता है कंपनी के बारे में, कंपनी की सर्विसेज के बारे में, उनके कैटलॉग के बारे में, शिपिंग के बारे में, वो सब कुछ एक जगह पर मौजूद है। दूसरी चीज क्या आ रही है? सर्टिफाइड। ये बैजेस ऐसे नहीं मिल जाते, पहले आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है, अपने बिजनेस को सर्टिफाइड कराना पड़ता है, क्योंकि ये फेक नहीं होता। जब आप यहाँ पे जाते हैं और इसको जाकर इसकी सर्टिफिकेशन चेक करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन नंबर होता है। तो आप पहले जाके वहाँ सर्टिफाइड होते हैं, और सर्टिफाइड होने का प्रोसेस होता है, उसकी फीस होती है। क्या ख्याल है, आपने कोई फिजिकल ऑफलाइन स्टोर बनाया नाजमाबाद के अंदर, ए ब्लॉक के कॉर्नर पे, जो कसरे शीरी हैं या कसरे शीरी हैं, वल्लाह वालम, कसरे शीरी हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा लगाया हुआ क्या? आईएसओ सर्टिफाइड। तो आईएसओ सर्टिफाइड उन्होंने खुद ही लगा लिया। आईएसओ सर्टिफाइड अगर उन्होंने लगाया है तो वो सर्टिफिकेशन उन्होंने ली है, और उस सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को, यानी उसकी कंप्लाइंस है। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो उस सर्टिफिकेशन की कंप्लाइंस है। एज कस्टमर, मैं जब अपने यानी अपने सेलर की, जिससे मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, मैं जब अपने सेलर के स्टोर पर ये बैजेस देखता हूँ तो मुझे मेरा ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ भाई ये हर चीज़ सिक्योर्ड है और इनके प्रोसेसेस इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। जो गेटवेज हैं, इसको क्या कहते हैं? पेमेंट गेटवेज में मुझे ग्लोबल गेटवेज नज़र आ रहे हैं, मुझे वीज़ा भी नज़र आ रहा है, मुझे मास्टर कार्ड भी नज़र आ रहा है, और ये बहुत छोटा है मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद पेपाल हो या कुछ और हो, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पेमेंट भी सिक्योर्ड है, कंपनी भी अच्छी है, सर्टिफिकेशन भी है, कंप्लाइंस भी है। तो मेरा ट्रस्ट लेवल कंपैरेटिवली किसी और फर्नीचर कंपनी के, जिसको जो कहीं लोकल हमारा रीजनल बेच रहा है और उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। तो अगर मैं लेट से मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक मेंटालिटी बिजनेस की हमारे यहाँ ये है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि यार अभी शुरू करो, इंशाल्लाह जैसे जैसे काम बढ़ेगा। ये हो सकता है कि दुकान बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट चल जाए कि अगर आपने दुकान खोलनी है
तो आप दुकान इस नज़रिए से खोल सकते हैं। या अगर आपको कोई वही मोहल्लेदारी की कोई चीज़ है, मोहल्ले की कोई दुकानदारी है, उसमें शायद ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है चल सकता है। ये ज़्यादा आप ज़रा अपने तजुर्बे से बताइए कि आपको ये बात कैसे लगती है। काम कर रहे हैं उम्मी तौर पर, ये जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें अगर जनरेशन गैप हो, जेन जी का माइंडसेट और जनरेशन एक्स का माइंडसेट, बिजनेस का माइंडसेट ये अलग अलग है। जेन जी बोलेगा ये करें बाबा, बाबा बोलेंगे नहीं बाबा, अभी नहीं बाबा, हम ये वाली स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, वो वाली स्ट्रैटेजी, सारी हवा टायर में से हवा जो है ना वो निकाल देंगे बाबा जब उनकी स्ट्रैटेजी सुनेंगे। उस वक्त भी वो जरा कोई कॉन्क्रीटनेस के साथ बात नहीं कर रहे, उस वक्त भी वो यही कह रहे हैं कि देखा जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये होता है कि दो लोग कारोबार कर रहे हैं, एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है, वो कहता है यार इसमें पैसे डालो, मिसाल के तौर पर मेटा एड्स पे पैसे डालो। एक एक आदमी कहता है, दूसरा कहता है अबे भाई पागल है क्या, पहले चलने तो दे यार। वो कहता है यार बाहर लाइटें लगाओ, बाहर ये लगाओ, बाहर वो लगाओ, यहाँ पौधे लगाओ, यहाँ पर वो 10 आइडियाज कहता है, सारे खर्चे वाले आइडियाज। जो दूसरा वाला पार्टनर है वो कहता है भाई क्या हो गया, पौधे वौधे सब ले आएंगे, पहले कुछ सेल तो हो। ये एक माइंडसेट है। मेरा सवाल ये है कि आपने आपका वास्ता पड़ा है ऐसे लोगों से, ये जुमले सुने आपने? ये माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये बताएं। एग्जिस्ट करता है। तो इस माइंडसेट को आप इंडोर्स करते हैं, इंकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं, डिसोन करते हैं, क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं। क्यों करते हैं डिस्करेज? आपके आपका पॉइंट क्या है? अभी चलने दो, बाद में देखेंगे। ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि जिस चीज से ग्रोथ मिलने का, बाज काम ऐसे होंगे जिससे ग्रोथ 1% होगी, तो वो भी जरूरी है। बाज काम ऐसे होंगे जिससे ग्रोथ 5% होगी, वो भी जरूरी है। बाज काम होंगे जिससे ग्रोथ 10% होगी, वो भी जरूरी है। हाँ, कोई ऐसा काम आप ला के दे दें उसको जिससे ग्रोथ में 10% इजाफा नजर आ रहा हो, तो वो शायद वो कहेगा कि हाँ ये वाला कर लेते हैं। लेकिन ऐसा काम जिससे ग्रोथ में 1% इजाफा हो, तो उसको लगेगा यार ये अभी जरूरी नहीं है। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए ग्रोथ का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। और ग्रोथ क्या है? अगर 0.1% भी किसी काम से ग्रोथ हो रही है तो हमें वो काम करना चाहिए। तो वो लोग जो होम पेज करते हुए या अपना वेबसाइट बनाते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं करते, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो बुनियादी गलतियां हैं जो बाद में स्ट्रगल करने का बाइस बनती हैं। एक और दूसरी एग्जांपल है होम पेज की, वो क्या है? नेविगेशन सिंप्लिसिटी। ठीक है, इसके लिए अमेजोन को का रेफरेंस यहाँ पे डाला। अमेजोन बच्चा भी जाकर शॉपिंग कर ले, नेविगेशन सिंप्लिसिटी इतनी मज़ेदार है जो कि आपके सामने नजर आ रही। कोर एलिमेंट्स में, होम पेज के कोर एलिमेंट्स में अगला हमारा एलिमेंट है वो है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। ये सब होम पेज की बात कर रहे हैं। होम पेज जब हमारे कोई भी ई स्टोर पे हमारा कस्टमर जब आएगा, तो उसको हीरो सेक्शन भी मिलेगा, उसको वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगी, नेविगेशन सिंप्लिसिटी है वो बहुत आसान होगी। ऐसे प्लगइन्स आते हैं, रिव्यूज को भी आपके होम पेज पर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वो रिव्यूज जो उसने गूगल पे दिया है, फेसबुक पे दिया है, तो प्लगइन्स आते हैं, उन प्लगइन्स के जरिए से जब हम हार्ड स्किल्स की बात करेंगे तो उस हार्ड स्किल में ये सब कुछ हो सकता है। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, डिस्प्ले रिव्यूज फॉर सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब ये है कि जो हमारे बायर्स हैं, उन बायर्स को पता ये चले कि जो पहले हमसे प्रोडक्ट ले चुके हैं, सर्विसेज ले चुके हैं, उनका उनका क्या कैसा रिव्यू है। प्रोडक्ट पेजेस दैट कन्वर्ट, उसके अंदर होम पेज में हमारी जितनी सर्विसेज या प्रोडक्ट हैं वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। जो प्लेटफॉर्म्स के अपडेटेड वर्जन हैं, जैसे शॉपिफाई का है या वो कॉमर्स के जो अपडेटेड वर्जन हैं, उन अपडेटेड वर्जन के अंदर एसईओ फ्रेंडली या एसटीओ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन उसी वक्त हो जाती है, आपको अलग से नहीं करनी पड़ती। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट लिस्टिंग में इस तरह से लिस्ट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होती है। एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि जब कोई किसी भी सर्च इंजन पर जाकर मेरे ब्रांड का या प्रोडक्ट टाइप का या मटेरियल का या ओकेजन का या प्रोडक्ट क्वालिटी का या साइज का या उसकी टाइप का या वेरिएशंस का कुछ भी वो लिखे, तो मेरी प्रोडक्ट रैंक होनी चाहिए। हमारी ये जर्नी आगे जाएगी तो आपको भी ये बात समझ में आएगी कि आपका जो भी स्टोर है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो जब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी तो आप अपने प्रोडक्ट के 500 टैग्स लगाने में आपको कोई मसला नहीं हो। तो एसईओ टैग्स का मतलब ये है कि हर टैग एक कीवर्ड हो सकता है। कि कोई एग्जामिनेशन का मॉड्यूल ढूंढ रहा हो सकता है कोई स्टूडेंट एडमिशन की कोई चीज़ ढूंढ रहा हो सकता है कोई पेरेंट मैनेजमेंट की ढूंढ रहा हो सकता है कोई टाइम टेबल की ढूंढ रहा हो सकता है कोई फीस। तो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है या आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है ना, एल्डरमैन हमारी प्रोडक्ट है। तो कोई प्रोडक्ट बनाइए या कोई सर्विस बनाइए, सर्विस के टैक्स की लिस्टिंग करना, ये सारी यूं समझ लें जैसे अगर आपको कोई डिश बनानी होती है, तो उस डिश बनाते हुए आप उसकी एक रेसिपी डिजाइन करते हैं। उस रेसिपी के बाद फिर आप उसके इंग्रेडिएंट्स जमा करते हैं। उस इंग्रेडिएंट्स को जमा करने के बाद फिर आप उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फिर आप कुकिंग करते हैं। अभी आपने कोई काम किया नहीं है, शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन पहले ले ली, क्या करना है उसका? प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं की, क्या बेचना है नहीं सोचा, ब्रांडिंग का नहीं सोचा, लोगो डिजाइन नहीं किया, कलर फाइनलाइजेशन नहीं हुई, इमेजेस फोटोग्राफी नहीं बनी आपकी, कुछ भी नहीं किया आपने। आपने शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन पहले ले ली। इस सब्सक्रिप्शन का आप क्या करेंगे? जो डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन, होम पेज की जो भी काम करना है वो सब कुछ, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन एलिमेंट से जब हम बिल्डिंग बनाएंगे, वो एलिमेंट्स पहले, बिल्डिंग मटेरियल पहले आएगा ना।
बिल्डिंग बाद में बनेगी, तो बिल्डिंग मटेरियल की प्रिपरेशन हमें पहले करनी है। कस्टमर कोई चीज़ खरीद रहा है, कस्टमर का बिहेवियर आपको मालूम होना चाहिए। तो कस्टमर के बिहेवियर में एक बिहेवियर ये है कि कस्टमर के जहन में सवालात हैं। अब वो सवालात लेके वो ढूंढ रहा है, जब वो सर्च कर रहा है तो उसके जहन में सवालात हैं। आपको आपको उससे स्मार्ट बनना है, अपने कस्टमर से स्मार्ट बनना है। और वो सवालात जो वो सोच रहा है, सोच सकता है, हो सकता है हर कस्टमर आपका इतना स्मार्ट ना हो, तो जो स्मार्टेस्ट कस्टमर सोच सकता है आपको उससे ज़्यादा स्मार्ट, मोस्ट स्मार्टेस्ट कस्टमर आपका कोई बात आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हुए सोच सकता है, वो सब का उन तमाम चीज़ों का जवाब आपके पास होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी की जो डिस्क्रिप्शन है वो तो है ही, मोर इन्फॉर्मेशन भी है। ये हर फैब्रिक की या उसकी वेबसाइट पे मैंने नहीं देखा, जितनी डिटेल्स मुझे जे डॉट पे नजर आती है वो हर पे नजर नहीं आती। साइज नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है, फैब्रिक की टाइप नजर आ रही है, स्टाइलिंग नजर आ रही है, प्रोडक्ट कैटेगरी नजर आ रहा है, सीजन नजर आ रहा है और डिस्क्लेमर नजर आ रहा है। ड्यू टू द फोटोग्राफिक लाइटिंग एंड डिफरेंट स्क्रीन कैलिब्रेशन द कलर्स ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट में स्लाइटली वेरी फ्रॉम द पिक्चर। ओरिजिनल फोटोग्राफी भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये डिस्क्लेमर आपको देना पड़ेगा, कई तौर पर 19-20 वाली मामला ना हो, जो 19 है वो 19 है। ठीक है, अगर कोई खुद से 20 दिख रहा हो तो आपने डिस्क्लेम कर दिया कि वो आपकी प्रोडक्ट तो 19 ही है। But it's a lot easier than you probably think it is. Once you know the three elements of a story, set up conflict resolution, you can start telling stories with your data. Set up तो इन्होंने ये इतनी लंबी कोई किताब पढ़ लेते आप 400 सफ़े की, उन्होंने वो 4 मिनट में कंक्लूड कर दिया कि स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि जब अपनी प्रोडक्ट की स्टोरी सुनाएंगे तो उसके अंदर 3 बातें होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 बातें क्या होनी चाहिए? सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। ये 3 चीजें अगर आपकी प्रोडक्ट स्टोरी, जो बात हुई थी कि प्रोडक्ट सेलिंग के बजाय हमें क्या क्या सेल करना है, हमें स्टोरी सेलिंग करनी है। स्टोरी सेलिंग में जो चीजें यानी बतानी है वो क्या बताना है? सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, राइट, conflict resolution. विद डाटा। Story ever told from the beginning of time follows this structure. It's really that simple. Setup: Charlie Brown runs toward the ball. Conflict: Lucy takes the ball away at the last second. Resolution: the setup is just some reality. And by reality, we just mean a situation. It could be fictional, but it's a reality you've created for the story. And then you have conflict, which has changed that reality. But it's a lot. प्रोडक्ट इमेजेस दैट कन्वर्ट। होम पेज पे जब आप प्रोडक्ट पेज बनाएंगे, या आपके पास जो इमेजेस होंगी, इमेजेस शुड बी, हर प्रोडक्ट की कितनी इमेजेस होनी चाहिए? 5 से 7 होनी चाहिए। टेमो के अंदर 16 इमेजेस हैं एक प्रोडक्ट की, हर एंगल से है। और एक और काम है कि उस प्रोडक्ट की एक वीडियो भी है। वीडियो क्या कर रही है? वीडियो उस प्रोडक्ट का डिफाइन कर रही है कि हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे यार वीडियो भी बनानी पड़ेगी। हाँ, बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए तो बहुत सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा, तो फिर वो भी लेना, हाँ वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा, आपको वो वाला माइंडसेट तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, तो जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं उनको ये करना पड़ेगा, तो असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। 5 to 7 इमेजेस चाहिए, फ्रंट, बैक, क्लोजअप, मॉडल वन, फैब्रिक जूम। और जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अगर इस तरह की है कि जिस पे अल्लाह करे आप इसमें सर्विस भी कंडक्ट करें, लेकिन सर्विस कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बहुत ही किसी बेंचमार्क को फॉलो करें। प्रोडक्ट की प्रेजेंस, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट दिखनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की कितनी चीजें, तो कस्टमर के बारे में, कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट अगर कोई है तो वो टेमो वाले। प्रोडक्ट पेजेस दैट कन्वर्ट, कार्ट, चेकआउट एंड थैंक यू पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये भी टेमो ने आपको लोकल पार्ट, जैसे ही आईपी डिटेक्ट होगी को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिजिटाइजेशन में प्रोडक्ट फोटोग्राफी विद अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी विद अ मोबाइल फोन में लाइटिंग, बैकग्राउंड, एंगल्स और एडिटिंग टूल्स। तो एडिटिंग टूल में आप सिंपल कैनवा प्रो इस्तेमाल कर लें, आसान है। ठीक है, वरना प्रोडक्ट की एक्चुअल जब आप फोटोग्राफी करेंगे तो वो फोटोग्राफी टेमो जैसी लगे या ना लगे, तो टेमो के लिए आपको 2-4 प्रॉम्प्ट है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा मैं। तो वो प्रॉम्प्ट अगर आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज पे डालेंगे, वो इमेज को कन्वर्ट करके आपकी प्रोडक्ट को प्रोफेशनल स्टूडियो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो जब आप स्टूडियो में, ऐसे एआई टूल्स भी मौजूद हैं, हो सकता है वो पेड हों, तो चैट जीपीटी से आपको शायद एकदम से बहुत ज़्यादा यानी बल्क में नहीं मिल सकती प्रोडक्ट्स, तो आप इंतजार करके कर लें, एक दिन में जितनी होती हैं कर लें, फिर अगले दिन कर लें, फिर उसकी लिमिटेशंस है इमेज जनरेट कराने की। तो आपके पास कौन सी 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट की तस्वीरें ले लें। तस्वीरें करने के बाद, वरना आप कैनवा प्रो अगर इस्तेमाल करें तो कैनवा प्रो में खुद यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आपके पास एक अच्छा कैमरा, मोबाइल का कैमरा, 1500-2000 रुपए की एक लाइट और इसका स्टैंड, और सिंपल बाकी कार्ड शीट से आप अपना स्टूडियो बना सकते हैं। वरना टेमो पे 5,000 रुपए का प्रोडक्ट फोटोग्राफी का स्टेशन में मिल रहा है। चूंकि शॉपिफाई को आप इस्तेमाल करेंगे तो शॉपिफाई में इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो वैसे ही है मौजूद। ठीक है, ये सब हम जब पढ़ेंगे शॉपिफाई तो उसमें कर लेंगे, ये भी शॉपिफाई का टॉपिक है। तो अब जो है वो है बात हार्ड स्किल्स की। तो असाइनमेंट हमारा अभी भी बाकी है, क्योंकि शॉपिफाई पे जाने से पहले हम क्या करेंगे,
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।